कहानी की शुरुआत अमेज़न के घने और अनजान जंगल से होती है, जहां चारों तरफ सिर्फ आदमखोर जानवरों की दहाड़ें और जहरीले सांपों की सरसराहट गूंज रही है। भूख से उसका जिस्म टूट रहा है, पैर इस कदर सड़ चुके हैं कि हर एक कदम उठाना मौत को दावत देने के बराबर है। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि योसी गिन्सबर्ग के साथ घटी वो सच्ची और खौफनाक दास्तान है जिसने इंसानी बर्दाश्त की हर हद को पार कर दिया। योसी नाम का यह नौजवान एक साधारण और नीरस जिंदगी की बंदिशों को तोड़कर कुछ असाधारण करने के जुनून में घर से निकल पड़ता है। उसे तलाश थी एक ऐसे रोमांच की जो आम इंसानों की सोच से परे हो, और इसी तलाश में वो पहुंच जाता है दक्षिण अमेरिका के रहस्यों से भरे जंगलों में। बोलिविया में उसकी मुलाकात मार्कस स्टैम नाम के एक सीधे साधे स्विस स्कूल टीचर और केविन गेल नाम के एक महत्वाकांक्षी फोटोग्राफर से होती है। ये दोस्त दुनिया की परवाह किए बिना आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी इस ग्रुप की जिंदगी में एक ऐसा रहस्यमयी शख्स आता है जो इन्हें सीधे मौत के जाल में धकेल देता है। इनकी मुलाकात कार्ल नाम के एक बेहद अजीबोगरीब गाइड से होती है। कार्ल इन्हें अमेज़न के एक ऐसे अनछुए और खौफनाक हिस्से की कहानी सुनाता है जहां आज तक कोई आधुनिक इंसान कदम नहीं रख सका। वो उनके सामने दावा करता है कि जंगल के उस पार एक ऐसी रहस्यमयी जनजाति रहती है जिसके पास सोने का असीमित भंडार है और वहां की नदियां सोने से भरी पड़ी हैं। योसी के सिर पर तो पहले से ही रोमांच का भूत सवार था। वो कार्ल के बुने इस सुनहरे जाल में पूरी तरह फंस जाता है। हालांकि शुरुआत में ग्रुप के बाकी सदस्य इस बात को पूरी तरह बकवास और मनगढ़ंत मानकर खारिज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें कार्ल की नीयत पर गहरा शक था। लेकिन योसी के पागलपन और बार बार दबाव डालने पर आखिरकार वे सभी इस खतरनाक सफर के लिए राजी हो जाते हैं। वे कार्ल को प्रति व्यक्ति $50 की रकम देते हैं ताकि वो उन्हें उस अनजान और घने जंगल के रास्ते सोने की उस घाटी तक ले जा सके। उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि ये $50 उनकी जिंदगी का आखिरी सौदा साबित होने वाले हैं। जैसे ही ये चारों तरफ से बंद और डरावने जंगल के भीतर कदम रखते हैं, कुदरत अपना असली और क्रूर चेहरा दिखाना शुरू कर देती है। रास्ता इतना संकरा, कीचड़ से भरा और दलदली था कि कुछ ही दिनों में भारी सामान उठाने के कारण मार्कस के पैरों में गहरे और दर्दनाक घाव हो जाते हैं। उसके पैर इस कदर सूज जाते हैं कि मांस सड़ने लगता है और उसका हर एक कदम चीखों में बदलने लगता है। मार्कस की इस हालत की वजह से पूरी टीम की रफ्तार लगभग थम सी जाती है। यहीं से उनके बीच का आपसी भरोसा और दोस्ती दुश्मनी में बदलने लगती है। केविन, जो जल्द से जल्द इस नरक से बाहर निकलना चाहता था, मार्कस की इस लाचारी पर बुरी तरह भड़क जाता है और कार्ल की नेविगेशन स्किल्स पर सवाल उठाने लगता है। माहौल में नफरत और डर इस कदर बढ़ जाता है कि उन्हें लगने लगता है कि वे कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। अब बारिश का मौसम भी सर पर था और अगर उन्होंने तुरंत कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो वे सब भूख और बीमारी से इसी जंगल में दफन हो जाएंगे। लेकिन क्या इस नरक से निकलने का उनका अगला कदम उन्हें बचा पाएगा, या फिर उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा जहां दोस्ती का अंत और मौत का तांडव शुरू होने वाला था। जंगल के उस भयानक नरक और घुटन भरे माहौल में, जहां हर बीतता पल मौत के करीब ले जा रहा था, चारों दोस्तों के बीच का तनाव अब एक खौफनाक ज्वालामुखी बन चुका था। मार्कस के सड़ते हुए पैरों की वजह से टीम का आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन हो गया था। केविन का गुस्सा अब काबू से बाहर था और खुद कार्ल भी यह समझ चुका था कि अगर वे इसी तरह पैदल चलते रहे तो अमेज़न की बेरहम बारिश उन्हें जिंदा दफन कर देगी। इसी मौत के साए के बीच वे एक ऐसा फैसला लेते हैं जो उनकी नियति को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। कार्ल एक तरकीब निकालता है। वह कहता है कि पैदल चलने के बजाय उन्हें एक बड़ा सा लकड़ी का बेड़ा राफ्ट बनाना चाहिए ताकि वे नदी के रास्ते तेज रफ्तार से जंगल से बाहर निकल सकें। उम्मीद की एक आखिरी किरण देखकर चारों मिलकर लकड़ियां काटते हैं और एक मजबूत बेड़ा तैयार करते हैं। पानी की लहरों पर बहते हुए शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद अब उनकी जान बच जाएगी। नदी की रफ्तार उन्हें उनकी मंजिल की तरफ ले जा रही थी, लेकिन अमेज़न की नदियां जितनी शांत दिखती हैं उतनी ही आदमखोर होती हैं। अचानक नदी का बहाव तेज होने लगता है और दूर से पत्थरों से टकराते पानी की भयानक गर्जना सुनाई देती है। वे खतरनाक और जानलेवा रैपिड्स, तेज लहरों और चट्टानों वाले रास्ते के बेहद करीब पहुंच चुके थे। पानी का ऐसा तांडव देखकर कार्ल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। यहाँ एक ऐसा खौफनाक सच सामने आता है जिसने सबके होश उड़ा दिए। कार्ल, जो खुद को इस जंगल का राजा और सबसे बड़ा गाइड बता रहा था, उसे तैरना तक नहीं आता था। लहरों के डर से कार्ल बुरी तरह कांपने लगता है और चिल्लाकर बेड़े को किनारे लगाने को कहता है।
जैसे ही वे किसी तरह किनारे पहुंचते हैं, कार्ल साफ मना कर देता है कि वह इस जानलेवा नदी में आगे एक कदम भी नहीं बढ़ेगा। वह फैसला करता है कि वह पैदल ही इपुरामा की तरफ निकल जाएगा। अब ग्रुप के सामने दो रास्ते थे, या तो कार्ल के साथ घने जंगल में पैदल मौत को दावत दें, या फिर नदी के खौफनाक थपेड़ों का सामना करते हुए बेड़े पर आगे बढ़ें। मार्कस, जिसके पैर इस कदर सड़ चुके थे कि वह पानी के झटके बर्दाश्त नहीं कर सकता था, फैसला करता है कि वह कार्ल के साथ पैदल ही जंगल के रास्ते जाएगा। लेकिन योसी और केविन को कार्ल पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि जंगल में पैदल जाना सीधे मौत के मुंह में कूदने जैसा है। इसलिए योसी और केविन बेड़े पर ही नदी के रास्ते आगे बढ़ने की ठान लेते हैं। यहीं पर दोस्ती का वो धागा हमेशा के लिए टूट जाता है। चारों दोस्त दो हिस्सों में बंट जाते हैं, कार्ल और मार्कस एक तरफ और योसी और केविन दूसरी तरफ। योसी और केविन को अंदाजा भी नहीं था कि मार्कस और कार्ल को आखिरी बार देखना उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। योसी और केविन बेड़े को पानी में उतारते हैं। लहरें उन्हें तेजी से आगे खींचने लगती हैं, लेकिन कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर नदी का रूप इतना विकराल हो जाता है कि बेड़ा उनके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो जाता है। सामने मौत का वो मंजर था जिसे देखकर किसी भी बहादुर इंसान का कलेजा मुंह को आ जाए। सैन पेड्रो का वो खतरनाक कैन्यन, जहां नदी संकरी होकर बड़ी बड़ी चट्टानों से टकराती हुई एक खौफनाक झरने में बदल जाती थी। पानी की प्रचंड लहरें बेड़े को तिनके की तरह उछालने लगती हैं। केविन चिल्लाता है, योसी कूद जाओ। केविन किसी तरह अपनी जान जोखिम में डालकर नदी के किनारे की तरफ तैरने में कामयाब हो जाता है। वह किनारे पर पहुंचकर योसी को बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक बहुत ही भयानक लहर सीधे बेड़े से टकराती है और पलक झपकते ही बेड़ा टूटकर बिखर जाता है। योसी पानी के उस खौफनाक भंवर में समा जाता है। तेज लहरें उसे खींचकर उस जानलेवा कैनियन और पत्थरों के बीच ले जाती हैं, जहां से आज तक कोई इंसान जिंदा वापस नहीं लौटा था। केविन असहाय होकर चिल्लाता रह जाता है और योसी घने आदमखोर जंगल के बीच बहती उस खूनी नदी में पूरी तरह गायब हो जाता है। क्या योसी इस मौत के भंवर से जिंदा बाहर निकल पाएगा? पानी का वो खौफनाक सैलाब योसी को तिनके की तरह बहा कर ले जाता है, जहां बड़ी बड़ी चट्टानें उसके जिस्म को छलनी करने के लिए तैयार थीं। पत्थरों से टकराते हुए फेफड़ों में पानी भर जाने के बाद जब योसी की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को नदी के किनारे एक अनजान कीचड़ भरे इलाके में पाता है। बेड़ा पूरी तरह तबाह हो चुका था और उसके पास जिंदा रहने का कोई सामान नहीं बचा था, न खाना, न माचिस और न ही कोई हथियार। वह पूरी दुनिया से कट चुका था, अमेजन के उस सबसे गहरे और आदमखोर हिस्से में जहां कदम कदम पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। योसी हिम्मत जुटाकर खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैरों की हालत देखकर उसकी चीख निकल जाती है। जूतों के अंदर लगातार पानी रहने और पत्थरों की मार से उसके पैरों की खाल पूरी तरह उखड़ चुकी थी। मांस बाहर आ गया था और उसमें से खून बह रहा था। हर एक कदम ऐसा था जैसे कोई जलते हुए कोयलों पर पैर रख रहा हो। वहीं दूसरी तरफ नदी के किनारे जिंदा बचा केविन हार मानने वालों में से नहीं था। वह जानता था कि अगर योसी को जल्द ही नहीं ढूंढा गया तो वह जंगल उसे जिंदा निगल जाएगा। केविन बिना समय गंवाए भूख और प्यास से लड़ते हुए नदी के किनारे किनारे योसी को तलाशना शुरू करता है। वह पागलों की तरह चिल्लाता है, योसी योसी, लेकिन घने पेड़ों की ओट से सिर्फ उसकी खुद की आवाज गूंजकर वापस आ जाती है कि उसका दोस्त नदी में बह गया है और उसे बचाने के लिए टुइची नदी के खतरनाक रास्तों पर नाव ले चले। लेकिन स्थानीय लोग अमेजन के उस हिस्से के खौफ से वाकिफ थे। वे जानते थे कि उस जानलेवा कैनियन में जाना सीधे मौत को दावत देना है। फिर भी केविन की आंखों में अपने दोस्त को खोने का खौफ देखकर वे मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बीच योसी के लिए हर एक सेकंड एक नया टॉर्चर बन चुका था। रात ढलते ही जंगल का तापमान तेजी से गिर जाता है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। ठंड से कांपते हुए योसी के पास सिर छुपाने की भी जगह नहीं थी। तभी झाड़ियों में एक जोरदार सरसराहट होती है। अंधेरे में दो चमकदार भूखी आंखें योसी को घूरती हुई नजर आती हैं। यह अमेजन का सबसे खतरनाक शिकारी एक आदमखोर जगुआर चीता था। योसी की सांसें थम जाती हैं। उसके पास खुद को बचाने के लिए कोई बंदूक या चाकू नहीं था। वह धीरे से अपने हाथ में एक कीटनाशक स्प्रे, इंसेक्ट स्प्रे और एक माचिस ढूंढ निकालता है जो किसी तरह उसकी जेब में बच गई थी। जैसे ही जगुआर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, योसी माचिस जलाकर स्प्रे पर मारता है, जिससे आग की एक बड़ी लपट निकलती है। आग के इस अचानक धमाके से डरकर आदमखोर चीता पीछे हट जाता है
और अंधेरे में गायब हो जाता है। योसी अपनी जान तो बचा लेता है, लेकिन असली नरक अभी शुरू होना बाकी था। भूख के मारे उसका पेट पीठ से लग चुका था, जिसके कारण वह जंगल में उगने वाले अनजाने जहरीले फल और कीड़े मकोड़े खाने पर मजबूर हो जाता है। धीरे धीरे भूख, दर्द और अकेलेपन का भयानक असर उसके दिमाग पर होने लगता है। उसे मतिभ्रम, हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। उसे अपने सामने लोग खड़े दिखाई देते हैं। कभी उसे लगता है कि कोई लड़की उसके साथ चल रही है, तो कभी उसे अपने दोस्तों की आवाजें सुनाई देती हैं। वह हवा से बातें करने लगता है और पागलों की तरह हंसने और रोने लगता है। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह टूट चुका था। तभी लड़खड़ाते हुए चलते चलते उसका पैर एक बेहद खतरनाक दलदल में धंस जाता है। वह जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, दलदल उसे उतनी ही तेजी से नीचे खींचने लगता है। कीचड़ उसकी छाती तक पहुंच जाता है और योसी बेबस होकर आसमान की तरफ देखने लगता है। क्या योसी इस खूनी दलदल में समाकर हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? उस जानलेवा दलदल की खूनी गिरफ्त योसी को धीरे धीरे निगल रही थी। कीचड़ उसकी गर्दन तक पहुंच चुका था और हर एक हरकत उसे मौत के और करीब खींच रही थी। योसी को लगा कि उसकी जिंदगी का सफर बस यहीं खत्म होने वाला है, लेकिन उसके भीतर जिंदा रहने की एक आखिरी आग अभी बाकी थी। वह हार मानने को तैयार नहीं था। वह अपने हाथों को फैलाकर पास ही मौजूद एक जंगली पौधे की जड़ को पकड़ लेता है और अपने जिस्म की पूरी ताकत झोंक देता है। नसें फटने को हो जाती हैं, दर्द से उसकी चीख निकल जाती है, लेकिन आखिरकार वह खुद को उस दलदली मौत के चंगुल से बाहर खींचने में कामयाब हो जाता है। वह कीचड़ में लथपथ अधमरी हालत में जमीन पर गिर पड़ता है, पर अमेजन का ये नरक उसे संभलने का एक पल भी नहीं देना चाहता था। अगले कुछ दिनों में योसी की हालत किसी जिंदा लाश जैसी हो जाती है। उसके पैरों के घाव इतने गहरे हो चुके थे कि अब उनमें अनगिनत कीड़े, मैगट्स रेंगने लगे थे जो उसके मांस को जिंदा खा रहे थे। दर्द असहनीय था और भूख का आलम यह था कि उसने अपने पैरों पर रेंगने वाले उन कीड़ों और चींटियों को ही खाना शुरू कर दिया ताकि उसका दिल धड़कता रहे। वह पूरी तरह से होश खो चुका था। भूख और इन्फेक्शन की वजह से उसका शरीर गल रहा था और वह बस घिसट घिसट कर आगे बढ़ रहा था। इसी बीच दुनिया के दूसरे छोर पर केविन एक पल के लिए भी नहीं सोया था। वह एक पागल खोजी कुत्ते की तरह नदी के हर एक कोने को छान मार रहा था। कई दिन बीत चुके थे। स्थानीय लोगों और नाव चालकों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। वे केविन से कहने लगे थे कि इतने दिनों तक अमेजन के इस आदमखोर हिस्से में कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। योसी को या तो जगुआर खा गए होंगे या वह नदी में डूब चुका होगा। लेकिन केविन की आंखों में अपने दोस्त को बचाने की एक जिद थी। उसने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। वहीं जंगल के भीतर योसी अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वह एक पेड़ के तने के सहारे गिरा हुआ था। उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थीं और उसका शरीर पूरी तरह से जवाब दे चुका था। उसे समझ आ गया था कि अब रेस्क्यू टीम का यहाँ पहुंचना नामुमकिन है। तभी दूर नदी की लहरों को चीरती हुई किसी मोटर की आवाज गूंजती है। योसी को लगता है कि यह भी उसके दिमाग का कोई भ्रम या मतिभ्रम है। वह अपनी धुंधली आंखों को खोलने की कोशिश करता है। क्या यह सच में उसकी जान बचाने आई कोई कश्ती थी या फिर मौत से ठीक पहले उसके दिमाग का खेला गया एक आखिरी क्रूर खेल? नदी की लहरों के बीच गूंजती वह मोटर की आवाज कोई भ्रम नहीं, बल्कि मौत के मुंह से खींचने आई हकीकत थी। केविन नाव पर सवार होकर पागलों की तरह नदी के किनारों पर नजरें दौड़ा रहा था। तभी दूर कीचड़ और झाड़ियों के बीच उसे एक इंसानी साया घिसटता हुआ दिखाई देता है। वह योसी था, हड्डियों का ढांचा बन चुका, चींटियों और कीड़ों से ढका हुआ अधमरा शरीर। जैसे ही नाव किनारे लगती है, केविन दौड़कर योसी को अपनी बाहों में भर लेता है। योसी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि वह इस नरक से जिंदा बच निकला है। पूरे 3 हफ्ते यानी 21 दिनों तक अमेजन के सबसे खौफनाक जंगल में अकेले मौत से लड़ने के बाद योसी को आखिरकार बचा लिया जाता है। ये इंसानी जज्बे और कभी ना हार मानने वाली दोस्ती की सबसे बड़ी जीत थी। योसी को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां हफ्तों के इलाज के बाद उसके घाव ठीक होते हैं और वह धीरे धीरे मौत के साए से बाहर आता है। लेकिन इस चमत्कारिक रेस्क्यू के बाद जो सच सामने आया, उसने सबके होश उड़ा दिए। योसी और केविन के सुरक्षित लौटने के बाद कार्ल और मार्कस की तलाश में एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। खोजी दल ने जंगल का कोना कोना छान मारा, लेकिन हफ्तों की मशक्कत के बाद भी मार्कस और कार्ल का कोई नामो निशान नहीं मिला। वे दोनों अमेजन के उस अंतहीन अंधेरे में कहीं हमेशा के लिए दफन हो चुके थे। बाद में जब प्रशासन ने कार्ल के बैकग्राउंड की जांच की, तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ जिसने योसी और केविन के पैरों तले जमीन खिसका दी। कार्ल कोई प्रोफेशनल गाइड या जंगलों का जानकार था ही नहीं।
बल्कि वह पुलिस रिकॉर्ड में एक वांटेड क्रिमिनल और धोखेबाज था। वह भोले भाले पर्यटकों को सोने और अनछुए जंगलों का लालच देकर अमेज़न के भीतर ले जाता था और उन्हें लूट कर या मरने के लिए छोड़कर भाग जाता था। योसी और ग्रुप ने जिसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच समझा था, वह असल में एक शातिर अपराधी का बुना हुआ मौत का जाल था, जिसमें मार्कस अपनी जान गंवा बैठा। योसी इस भयानक सदमे से उबरने के बाद वापस अपनी सामान्य जिंदगी में लौटता है, लेकिन अमेज़न के उस नरक के निशान उसकी रूह पर हमेशा के लिए छप जाते हैं। अगर आपको यह रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।